नमस्कार। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज ब्रिजमनगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी की कक्षा है 10वीं, विषय है विज्ञान और अध्याय हम पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन, जिसमें अगला जो हमारा प्रकरण है, टॉपिक है, वो है गोलीय दर्पण। पिछली कक्षा में हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े थे। परावर्तन के 2 नियम मिले थे और वो 2 नियम क्या थे? पहला नियम यह था आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, और दूसरा नियम यह था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये हमें विस्तृत तरीके से पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा। आज की कक्षा में है हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले जानते हैं दर्पण क्या होता है। तो दर्पण जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं वो समतल दर्पण है। तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण के लिए सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक खोखला गोला है, बिल्कुल खोखला गोला है। इस खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक साइड में लाल ऑक्साइड की कलई की हुई होती है, और इस वजह से जिस साइड में कलई होती है उसकी वजह से दूसरा साइड परावर्तक तल हो जाता है। या तो इधर कलई होगी तो ये परावर्तक तल होगा, या अंदर कलई होगी तो ये परावर्तक तल होगा। इसी से निर्धारित होता है कि हमारा गोलीय दर्पण वह किस प्रकार का दर्पण कहा जाएगा। तो सबसे पहले ये जानिए कि गोलीय दर्पण होता क्या है। गोलीय दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक खोखला गोला। खोखला गोला अर्थात एक ऐसा गोला या बॉल जिसके अंदर खाली हो, और उसका एक भाग हम क्या करें, कट कर लें। जैसे ये आधा भाग हमने कट किया है, इसका थोड़ा सा और कट कर लें, छोटा कर लें, तो ये खोखला गोला हमारे पास हो जाएगा। और इसके एक तरफ हम कलई कर दें, बिल्कुल ऐसे अगर हम इधर कलई कर दें, लाल ऑक्साइड इधर हमने लगा दिया अगर, तो ये परावर्तक तल हो जाएगा। और अगर हम इस लाल ऑक्साइड को अंदर की ओर लगा दिए तो ये बाहर वाला जो तल है, इसे हम छुड़ा देते हैं, ये बाहर वाला तल जो है ये परावर्तक तल हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक खोखले गोले को बनाया है। गोला अच्छा बना नहीं है। ये एक गोला हमने बनाया है, और खोखला गोला कैसे बनाएंगे कि इसके अंदर जो है एक और लेयर है। ये खोखला गोला है, इसको कहीं से हम कट कर दिए। मान लीजिए रेजर से लेके हमने यहाँ से कट कर दिया, और कट कर दिया तो ये भाग निकल गया। दूसरा भाग हम रहने देते हैं, क्योंकि हमें 2 गोलीय दर्पण बनाने हैं। इस लाइन को जहाँ से हमने काटा, इस लाइन को भी हटा देते हैं। देखिए, तो हमारे पास खोखले गोले के 2 भाग उपलब्ध हैं, एक भाग ये और एक भाग ये। इस खोखले गोले के एक साइड में कलई कर देते हैं। मान लीजिए इसके इस साइड में हमने कलई कर दिया, तो ये जो तल है ये क्या कहलाएगा? परावर्तक तल। और ये इधर कहाँ किया है? पालिश किया गया है। पालिश किया या कलई किया हुआ तल। देखेंगे कि यहाँ पे परावर्तक तल उभरा हुआ तल है, यानी जो तल उभरा है वो यहाँ पे परावर्तक तल है। तो इस वजह से इसे कहा जाता है उत्तल। उत्तल, और चूँकि एक डायरेक्शन में कलई किया गया और दूसरे साइड से परावर्तन हो रहा है, इस वजह से यह क्या है? उत्तल दर्पण
यानी कॉन्वेक्स मिरर। अब देखेंगे ये जो दूसरा भाग है, यहाँ हम उभरे हुए तल पर कलई कर देते हैं। तो ये जो अंदर की ओर धंसा हुआ तल है, यह कौन सा तल हो जाएगा? परावर्तक तल। और इधर जो है आपका क्या है? पालिश है। तो अब देखेंगे परावर्तक तल अंदर की ओर है, तो इसलिए इसे कहा जाता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। तो ये हो गया कि गोलीय दर्पण होता क्या है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में कलई अंदर की ओर और परावर्तक तल उभरा हुआ तल होता है, जबकि अवतल दर्पण में कलई बाहर की ओर उभरे हुए तल की ओर होता है और परावर्तक तल जो धंसा हुआ तल होता है, जो दबा हुआ तल होता है, वो परावर्तक तल होता है। तो अब चलते हैं कि इन गोलीय दर्पण में जो विभिन्न नोटेशन होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के हम इसे जो प्रतिबिंब बनाएंगे उसमें क्या क्या नाम प्रयुक्त होंगे, उनके बारे में जानते हैं। यह अगले अध्याय प्रकाश के अपवर्तनांक में भी उपयोगी होगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण बनाते हैं। हमने यहाँ पे सुविधा के लिए एक ही लाइन खींचा है। इसका जो बीच का बिंदु होता है, इसे P से डिनोट किया जाता है, P से दर्शाया जाता है। इसे कहा जाता है ध्रुव, P फॉर पोल। और इस ध्रुव से एक लंबवत रेखा खींची जाती है, इसे कहा जाएगा मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखेंगे कि यह गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, हमारे पास एक गोले का छोटा टुकड़ा है, हम क्या करते हैं, इसको एक ऐसे भाग बना लेते हैं, पूरा गोला बना दिया। अब इसका केंद्र होगा, वह केंद्र क्या होगा? मुख्य अक्ष पर स्थित होगा। या मुख्य अक्ष को हम बनाने के लिए ध्रुव और जिस गोले का भाग है उसके केंद्र से एक लाइन खींचते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? मुख्य अक्ष हो जाता है। इस केंद्र को कहा जाता है वक्रता केंद्र। अब ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी है, उसे r से दर्शाया जाता है और इसे कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। अब देखेंगे जिस गोले का जितना भाग है, यानी यहाँ से कट है और यहाँ से कट है, ये m डैश। तो mm डैश क्या हो जाता है? दर्पण का द्वारक। ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, ये हमें मालूम है। इसी प्रकार हम जो है ये हमारा अवतल दर्पण बनाया और अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, m डैश दर्पण का द्वारक और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई। अब हम चलते हैं अवतल दर्पण में क्या होगा। तो अवतल दर्पण बनाते हैं। यहाँ पे हमने छोटा सा अवतल दर्पण बनाया। अवतल दर्पण जिस गोले का भाग है उसका एक केंद्र हमने बना दिया यहाँ पे, और इसका केंद्र बिंदु हो गया P, अर्थात यही ध्रुव है। और इस P से इसके केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, इसको आगे भी हम खींच सकते हैं। ये C वक्रता केंद्र हो गया, यह रेखा हो गई मुख्य अक्ष। और इस ध्रुव से
केंद्र के बीच की दूरी हो गई r, यानी वक्रता त्रिज्या, c है वक्रता केंद्र, और यहाँ परावर्तक पृष्ठ किधर की ओर है, बाहर की ओर, और ये m डैश अगेन दर्पण का द्वारक है। ये हमारा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, और यहाँ हमने बनाया था किस लेंस को, अवतल लेंस को। तो जब हम गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों को बनाएंगे तो उसमें इनको मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, परावर्तक पृष्ठ, इन सारे नामों का प्रयोग करेंगे। तो इनको जानना सबसे पहले ज़रूरी है। इसके बाद हम एक और शब्द का प्रयोग करेंगे जिसे कहा जाता है मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस को समझने के लिए हम अगले चित्र पे चलते हैं और पुनः हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। हमने एक अवतल दर्पण बना दिया, एक मुख्य अक्ष हो गया, हम सभी जानते हैं ये है वक्रता केंद्र। अब अवतल दर्पण पर हम अनंत से आने वाली प्रकाश को फोकस करेंगे। तो अनंत से प्रकाश बहुत दूर हो जाएगा, अनंत हम जानते नहीं हैं। तो अनंत से आने वाली प्रकाश का अर्थ ये है कि ऐसी प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे के क्या हों, समांतर हों। इसमें सूर्य को हम अनंत पर मान सकते हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश को या समांतर प्रकाश किरणों को इस दर्पण पर डालते हैं और यह परावर्तित होकर जिस बिंदु से जाती हैं, परावर्तित होकर ये सभी जिस बिंदु पर मिलती हैं वो क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। और इस ध्रुव P और मुख्य फोकस, इनके बीच की जो दूरी है उसे स्मॉल f से इंडिकेट किया जाता है, दर्शाया जाता है, जिसे कहा जाता है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी या मुख्य फोकस ज्ञात करने का सीधा सा तरीका है, अनंत से हम दर्पण पर प्रकाश डालेंगे। अनंत से प्रकाश डालने का अर्थ यह हुआ कि हम समांतर प्रकाश किरणों को इस गोलीय दर्पण पर डालेंगे और उसके बाद परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में जिस बिंदु से होकर जाएंगी वो बिंदु कहलाएगा मुख्य फोकस। यह हो जाएगा मुख्य फोकस। तो ये जो बिंदु है वो मुख्य फोकस कहलाएगा और ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। अब ये रहा हमारा अवतल, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। अब हमें उत्तल दर्पण में अगर हमें परावर्तन निकालना है तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अवतल दर्पण में परावर्तन के चित्रों को बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उत्तल दर्पण के फोकस को भी ज्ञात करें और इसके लिए भी प्रक्रिया वही है कि अनंत से हम इस पर प्रकाश डालेंगे और अनंत से प्रकाश डालेंगे तो ये प्रकाश अंदर की ओर जाएगा नहीं, ये यहीं से परावर्तित हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, परावर्तन का नियम। तो आप देखेंगे कि यहाँ से अगर हम लंब खींचें, इस बिंदु पर अगर हम लंब खींचें तो सबसे पहले स्पर्श रेखा खींचेंगे और फिर लंब खींचेंगे। तो यह किधर से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और यह जो कोण होगा यह हो जाएगा आपतन कोण I। इतना ही कोण बनाती हुई यह प्रकाश लौट जाएगी।
फिर यहाँ पर अगर हमें लंब खींचना है तो रेखा गणित में आप पढ़े होंगे, यह कहाँ से होके जाएगी, वक्रता केंद्र से होके जाएगी और तब इतना ही कोण बनाते हुए यह प्रकाश बाहर की ओर चली जाएगी और जब हम इनको पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये एक बिंदु पर जाकर मिलेंगी। वैसे ही ये भी ऐसे पीछे की ओर परावर्तित हो जाएगी, ये ऐसे परावर्तित हो जाएगी और इन्हें पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये सारे जो हैं एक बिंदु पर जाके मिलेंगी, या ये परावर्तित हुई किरणें ऐसा महसूस होगा कि यह एक बिंदु से होकर आ रही हैं और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी उन्हें कहा जाएगा मुख्य फोकस। तो यहाँ पर देखेंगे कि उत्तल दर्पण की जब बात होगी तो यहाँ पर मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होगा और यहाँ ध्रुव है तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कहलाएगी फोकस दूरी। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम अवतल दर्पण में मुख्य फोकस हमने ज्ञात किया और यहाँ उत्तल दर्पण में हमने मुख्य फोकस ज्ञात किया और मुख्य फोकस ज्ञात करने का जो तरीका है वो यही है कि हम समांतर प्रकाश की किरणों को दर्पण पर डालते हैं और परावर्तन के बाद ये जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं तो जाएंगे किस में, अवतल दर्पण में, यानी जिस बिंदु से होकर आती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर आती हैं अवतल दर्पण में वो मुख्य फोकस कहलाएगा और उत्तल दर्पण में जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। जिसमें हम देखेंगे कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस परावर्तक पृष्ठ की ही ओर है और जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ है, दर्पण के पीछे है। तो आज के क्लास में इतना ही और आज के क्लास में हमने किन किन बिंदुओं पे चर्चा किया। पहला यह गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण 2 प्रकार के होते हैं और फिर इनमें प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं जैसे मुख्य अक्ष, जो ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, दर्पण का द्वारक, इन सब के बारे में हमने जाना। अगली कक्षा में हम इन दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को कैसे हम बनाएंगे, इन दर्पणों द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनेंगे और उन्हें हम कैसे बनाएंगे, इसकी चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद।